जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 168 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो सारे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। आज का हमारा मोटिवेशन दिया है कि खुद को व्यस्त नहीं व्यवस्थित कीजिए। खुद को व्यस्त नहीं व्यवस्थित कीजिए, सफलता का पहला मंत्र है। क्या दोस्तों? खुद को व्यस्त नहीं व्यवस्थित कीजिए, यह सफलता का पहला मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर ये क्या दिया है कि बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन न किया जाता है वह है। तो क्या है भाई? क्या पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल? राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। सभी बहनें कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछा है कि बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है। तो क्या है बताइए जल्दी से, वो क्या है भाई? तो वह है, जल्दी से कमेंट कीजिए, वो क्या है? तो वह है रोटा वायरस है। क्या है? रोटा वायरस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। तो शुरुआत अर्थ क्या है? क्या प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, और ऑप्शन डी दिया है प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी बहनें कमेंट करेंगी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय। तो इसमें से सभी हैं, लेकिन एक सिवाय को छोड़ करके, एक को छोड़ करके। तो हाइपोग्लाइसेमिया, टेटेनस, इस
एसिम्फिक्सिया और इंट्रावेट्रिकुलर रक्तस्राव। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय, तो संभावित कारण है सभी हैं सिवाय, बताइए कौन से इसमें हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा भाई, तीसरे का जल्दी से बता दीजिए। देखिए तो हाइपोग्लाइसेमिया तो भी हो जाएगा, एसिम्पिक्सिया भी हो जाएगा, इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव भी हो जाएगा, लेकिन जो पूछा है कि संभावित मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय, तो इसके सिवाय टेटनस के सिवाय हैं सभी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या पूछा है, इनमें नैतिक विचार शामिल है, तो किनमें नैतिक विचार है, केवल सम्मान और न्याय, उपकार, फिडेलिटी, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा चौथे नंबर का, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इनमें नैतिक विचार शामिल है, तो केवल सम्मान और न्याय में भी शामिल है, उपकार में भी, फिडेलिटी में भी शामिल है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है, एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है, तो किसके हैं, बायोस्टोनिया के हैं, आक्थिसिया के हैं, पार्किंसोनिज्म के हैं, या उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल किसके लक्षण है भाई, तो ये किसके हैं बताइए, तो बायोस्टीनिया के भी हैं, अकाथिसिया के भी हैं, और पार्किंसोनिज्म के भी हैं। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है, तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कौन सा है, क्या कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम बोरेट है। राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं, तो अस्थियों और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं तो कौन है बताइए, तो वो है कैल्शियम फास्फेट। कौन है, कैल्शियम फास्फेट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है भाई, तो किसका पता लगाने के, मस्तिष्क क्षमता का, अंतरिम आयु का, अंतरिम ऊंचाई का, या औसत व्यसन का। राइट आंसर क्या होगा भाई, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, तो किसका पता लगाने के लिए, तो अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण है, क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ऑप्शन सी दिया है ग्लूकोज का अवक्षय, ऑप्शन डी दिया है लैक्टिक एसिड का संचय। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा से पढ़ा जाए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है, तो किसका होता है भाई अनुभव होने का कारण, बताइए जल्दी से। 8वें नंबर का क्या हो जाएगा, तो 8वें नंबर का हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय। क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का संचय, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है, क्या मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एसीटेट की, या कैल्शियम ऑक्लेजेट की, या कैल्शियम की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 9वें नंबर का, तो किसकी बनी होती है भाई, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो मानव गुर्दे में बनने वाली प्रायः पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो क्या 28, 32, 30, 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं भाई, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वो 28 होती हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन कालीन में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो कौन सा फ्रैक्चर जो भाई है जो खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? क्या कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरियाबर्टिल एक्मियोसिस ना, नाक का से खून, माथे से खून, बैटल संकेत, कर्निंग संकेत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन न लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो कौन सा ऐसा संकेत है जो खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरियाबिलिटी एक्यूमोसिस होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय क्या? स्ट्रोक की मात्रा, सिरा परख से वापसी, हृदय की दर, सामान्य शरीर का वजन। तो राइट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई 12वें नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य शरीर का वजन होगा ना। क्या हो जाएगा? सामान्य शरीर का वजन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? रक्त जनित रोग कौन है? क्या ऑप्शन ए दिया है, ए हेपेटाइटिस, सी हेपेटाइटिस, ई हेपेटाइटिस, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा 13वें नंबर का? पूछा क्या है कि निम्न में से कौन रक्त जनित रोग है? तो रक्त जनित रोग कौन सा है भाई? तो ये रक्त जनित जो रोग है तो वो है हेपेटाइटिस सी है। क्या है? हेपेटाइटिस सी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, क्या दिया है? एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा, एक प्रकार का फ्रैक्चर ना जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है। उसे क्या कहता है? स्पाइनल फ्रैक्चर कहा जाता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहा जाता है, ओब्लिक फ्रैक्चर कहा जाता है, या इम्पेक्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं भाई? बताइए जल्दी से। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है तो उसे निम्न कहा जाता है। तो यानी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? क्या वोमर है, मैलियस है, स्टेपीज है, या इनकस है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का। बताइए 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है, पूछ रहा है कि एक रक्त कैंसर से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है। बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? बताइए। क्या परिवार को केवल निर्धारित मिलने के समय पर मिलने आने की सलाह दें, बच्चे को अन्य हम उम्र बच्चों के साथ खेलने को प्रेरित करना, बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना, निजी कष्ट प्रदान करना, बच्चों के घर से बच्चों के घर से? बताइए क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पहले पढ़िए। एक रक्त कैंसर से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है। बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा होगा ना? ऑप्शन ए दिया है कि परिवार को केवल निर्धारित मिलने के समय पर मिलने आने की सलाह दें। ऑप्शन बी हमारा दिया है कि बच्चे को अन्य
हम उम्र बच्चों के साथ खेलने को प्रेरित करें। ऑप्शन सी हमारा दिया है कि बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करें। ऑप्शन डी दिया है निजी कक्ष प्रदान करना बच्चे को घर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। अवयस्क मानव में होती है, अवयस्क यानी वयस्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा वयस्क, वयस्क मानव में होती है क्या 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 210 अस्थियां। तो वयस्क मानव में जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं भाई, तो ये होती हैं 206। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आर्डिनोफेजिया फेजिया क्या है, आर्डिनोफेजिया क्या है, क्या निगलने में कठिनाई, निगलने में दर्द, न निगल पाना या रिगार्जिटेशन। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आर्डिनोफेजिया क्या है, तो आर्डिनोफेजिया जो है निगलने में दर्द होता है, इसको हम कहते हैं आर्डिनोफेजिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 19 ना। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, क्या दिया है बहन। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनते चलिए, देखते चलिए। बहुत समय हम लोग के पास कम है, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए भाई सभी लोग करते रहिए, ध्यान से क्लास को सुनते चलिए और देखते चलिए सभी बने। क्वेश्चन क्या दिया है, एम्पेक्टिक्स किसमें स्थित होता है, एपेंडिक्स किसमें स्थित होता है, तो किसमें, बाएं एंटी क्यूबिटल फोसा में, दाएं एंटी क्यूबिटल फोसा में, बायां इंजियाक फोसा में या दायां इलियाक फोसा में। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना, दाया इलियाक फोसा में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निगलते समय कंठ नली को यह बंद कर देता है, तो कौन बंद कर देता है भाई निगलते समय कंठ नली को, कंठ छद्म, स्वरज्जु, वलयाकार उपास्थि या थायराइड उपास्थि। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, हमारा राइट आंसर क्या होगा, निगलते समय कंठ नली को यह बंद कर देता है। तो निगलते समय कंठ नली को कौन बंद कर देता है, तो कंठ छद्म बंद कर देता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंठ छद्म ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है, क्या लीवर में, थायराइड ग्रंथि में, किडनी में या आंत में। तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो है मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है, तो यह संग्रहित होता है भाई कहाँ बताइए, ये संग्रहित होता है लीवर में ना। कहाँ संग्रहित होता है, लीवर में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए सी दिया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एवल्स्ट दांत को रखना चाहिए, क्या नॉर्मल सेलाइनन में या ठंडे पानी में, दूध में या गर्म पानी में। तो एवल्स्ट दांत को रखना चाहिए, तो किस में रखना चाहिए भाई, इसको किस में रखना चाहिए, तो दूध में रखना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, एनाफिलेक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करें ना। तो इसकी पहचान क्या है, बताए कि आईजी है, एम है, आईई है या एलए है। तो इसका पहचान क्या है भाई, 23वें नंबर क्वेश्चन का, एनाफिलेक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करें। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान कैसे कर सकते हैं, बताए किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं भाई। तो इसकी पहचान जो करनी होती है तो इसको करते हैं आई से। तो आई कहाँ दिया है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा आई वाला ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है। तो कार्बोहाइड्रेट है, श्वसन रंजक है, त्वचा रंजक है, विटामिन है। तो कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का पदार्थ है भाई, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है। तो हीमोग्लोबिन जो है किस प्रकार का पदार्थ है, तो हीमोग्लोबिन जो है भाई वो श्वसन रंजक है ना।
क्या है, श्वसन रंजक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अपैसिविक रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, दोनों, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बताइए। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं भाई एक्टिव रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव रोग प्रतिरोध क्षमता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है, पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है, तो किसका संकेत है, अल्प कैल्शियमिया रक्तता का, या अति कैल्शियमिया रक्तता का, या हाइपोकैलेमिया का, या हाइपर कैलेमिया का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, हाइपोकैलेमिया होगा या हाइपर कैलेमिया होगा। राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का, बताइए। तो अरे यार भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्प कैल्शियमीय रक्तता ना, अल्प कैल्शियमीय रक्तता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या दिया है, देखिए भाई हम लोग के पास समय कम है। अगर आप लोग सोचेंगे कि खूब आराम से हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन को, तो ऐसे नहीं होगा ना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग टच कर लेंगे, यही हम लोग के लिए बेहतर होगा, यही हम लोग के लिए अच्छा होगा। आप लोग जैसा बताइए वैसा होगा ना। आप लोगों की अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो ये हमको बताइएगा कि नहीं सर स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसी बात को लेकर के अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं सर स्पीड ज़्यादा है तो इसको स्लो कर दिया जाएगा। लेकिन सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिए बहन कि आप लोगों के पास समय कम है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना उसको 2 बार से रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है 27, निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है। तो हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है भाई, कौन है, क्या स्राव है, पुराना मादंतक है, या एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग है, या आंतरिक कारक की कमी है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है। तो हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है, बताइए क्या नहीं है, हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है भाई। हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है, तो कौन सा हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है। तो 27वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, गंभीर पेशी हास्य विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है। तो किस रोग के लक्षण है भाई, क्वासियोरकर के हैं, बेरी बेरी के हैं, स्कर्वी के हैं, या मेरेस्मस के। हमारा राइट आंसर क्या होगा, गंभीर पेशी हास्य विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है। तो किस रोग के लक्षण है भाई, तो यह है किसके, मेरेस्मस के हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 को, हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट का, या एट्रोपिन सल्फेट का, या सल्ब्यूटेमोल का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए, क्या दिया है, आंखों की इरेंगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए भाई, क्या 98 से 100 फ़ारेनहाइट, या 120 से 104, या 90 से 94, या 110 फ़ारेनहाइट। आप लोग बताइए कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए भाई आंखों के इरेंगेटिंग के सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन
का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए? तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए भाई? तो इसका नंबर 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसे काम करती है? शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? क्या मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, धमनियां, शिराएं? हमारा राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर का? तो कौन सी है भाई? तंत्रिकाएं होंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? तो शरीर में तंत्रिकाएं जो है संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षक झिल्ली कौन सी है? तो कौन सी है भाई? के पेरिटोनियम है, मस्तिष्क आवरण है, पेरिकार्डियम है, या फुफ्फुस आवरण है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो बताए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रश्मि सोम जी। बताइए तो रश्मि सोम जी वन, इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्ष झिल्ली कौन सी है? तो कौन सी है भाई? बताइए जल्दी से, कौन सी है? तो है मस्तिष्क आवरण है। क्या है? मस्तिष्क आवरण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ा जाए। निकट दृष्टि दोष को के रूप में भी जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को किसके रूप में जाना जाता है? कि ये मायोपिया, प्रेस बायोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया, या मोतियाबिंद, तो किसके नाम से जाना जाता है भाई? 33 नंबर का बताइए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पूछा क्या है क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? मायोपिया के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए आगे भरना है आप लोगों को और बताना है कि उपयोग करके निकट दृष्टि यानी मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? क्या बेलनाकार लेंस का, या अवतल लेंस का, या बायोफोकल लेंस का, या उत्तल लेंस का? तो किसका उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करके भाई बताइए। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल लेंस का ना। किसका उपयोग करके निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? तो गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है भाई? ऑप्टिक है, अल्फैक्टरी है, बेसिटी बुक्लोकोलियर है, या ओकुलोमीटर है? तो मोटर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर क्या होगा 35 नंबर का? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? तो गंध के बोध के लिए जो कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है, तो अल्फैक्टरी है। क्या है? अल्फैक्टरी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा दिया है कि एक महिला शरीर के बाहर डिंब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या आर्टिफिशियल गर्भाधान, या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, यूजिनिक्स, या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग? हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक महिला शरीर के बाहर डिंब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है भाई? तो उसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37, मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? क्या मेनोरेजिया, रजोदर्शन, ओलेगोमेनोरिया, या मेनोपोज? राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। संगीत शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी। बताइए तो रश्मि सुम जी, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? बताइए। अनामिका सिंह जी बता दीजिए, आरती देवी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगी ना।
मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? तो मासिक धर्म की शुरुआत होने के रोज दर्शन कहते हैं भाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से तो गलत नहीं होना चाहिए। 38 नंबर, शीर्ष के पीछे स्थित मूत्र मार्गी छिद्र को कहा जाता है। मैं क्वेश्चन ये कराया हूँ। शीशन न शिश्न, ये क्या है? शीशन है ना, पेनिस का मतलब शीशन के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फाइमोसिस कहा जाता है, अपिसिपीडियस कहा जाता है, या हाइपोसपेडियम का पीडियस कहा जाता है, या हाइड्रोसिल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग बताइए, तो क्या कहा जाता है? तो हाइपोसपेडियस कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, ओरल गर्भ निरोधक गोलियों में होता है। तो क्या होता है? केवल एस्ट्रोजन होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, या दोनों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। तो ओरल गर्भ निरोधक गोली में क्या होता है? तो देखिए, ओरल गर्भ निरोधक गोली में जो होता है उसमें एस्ट्रोजन ना, एस्ट्रोजन भी होता है, या प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? दोनों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होता है ना। यहाँ पे केवल दिया, तो इसको पहले काट दीजिए, जहाँ केवल रहेगा उसको काट दीजिए, ये होबे नहीं करेगा एक सिंगल। तो यही तीनों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? पूर्व किशोरावस्था की उम्र है तो कितनी है? 12 से 14, 14 से 18, 17 से 17, या 18 से 21। तो पूर्व किशोरावस्था यानी किशोरावस्था के पहले की अवस्था कितनी है? ये क्या दिया है कि पूर्व ना, तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरावस्था यानी किशोरावस्था से पहले की उम्र क्या है? बताइए जल्दी से। तो पहले की उम्र जो 12 से 14 वर्ष की जो उम्र है वो पहले एक पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। मनोविश्लेषण के जनक हैं। तो मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, इवान फालवोल है, या विल्हेम वुड है, या विलियम जेम्स है। तो मनोविश्लेषण के जो जनक हैं वो कौन है भाई? तो मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 42, नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है तो किससे होता है? हॉस्पिटल से, कम्युनिटी से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है। तो नोजोकोमियल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है भाई? संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण कहाँ से प्राप्त होता है? इसका अर्थ जो प्राप्त होता है ते कहाँ से प्राप्त होता है भाई? ते प्राप्त होता है हॉस्पिटल से ना। मैं आप लोग को कराया था, ये हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। मैं आप लोग को जब लिख करके क्वेश्चन करा रहा था उसी में क्वेश्चन कराया था हॉस्पिटल वाला ना। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है, ल्यूसिन ल्यूसिन पाया जाता है, लेक्टालाइब्यूमिन पाया जाता है, या ग्लाइसिनिन पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है भाई? सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? तो पाया जाता है ग्लाइसिनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइसिलिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 44 ना, एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग से उत्पन्न अवरोध या रक्तस्राव का कारण उत्पन्न होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? व्हीज कहलाता है, खांसी कहलाता है, रांची कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग से उत्पन्न अवरोध या रक्त स्त्राव के कारण उत्पन्न होता है तो कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं भाई? क्या कहलाता है? तो कहलाता है रांची। क्या कहलाता है? रांची। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 45, सांव ग्रंथि विद्यमान होती है। तो सांव ग्रंथि कहाँ विद्यमान होती है? उदर में, छोटी आंत में, बंकल कोटरन में, या एलिमेंट्री कनाल में। तो राइट आंसर क्या होगा? स्राव ग्रंथि जो है विद्यमान होती है तो कहाँ विद्यमान होती है भाई?
तो ये विद्यमान जो होती है वक्कल कोटर्नर में, किसमें? वक्कल कोटर्नर में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें होती है? बक्कल कोटर्न में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ा जाए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, रुक जाइए थोड़ा सा, 2 सेकंड का समय दीजिए। अगले क्वेश्चन चलिए, 46 नंबर क्या दिया है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव के नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो कौन नियंत्रित करती है भाई? तो मानव शरीर की जो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। बताइए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन है भाई, आप लोग बताइए जल्दी से। तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो क्या है? गोलाकार है, कुंडलिनीकार है या रेखाकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा भाई? गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो क्या है? रेखाकार है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से लिंग संग्रह रोग है, तो लिंग संग्रह रोग कौन सा है? बताइए, लिंग संग्रह रोग कौन सा है? क्या क्षय रोग है, धनुजांगता है, वर्णांधता है या निकट दृष्टिता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी बताइए तो, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, और कौन है? पूनम जी, सहीना परवीन, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रश्मि सोम जी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो निम्नलिखित में से लिंग संग्रह संलग्न रोग है, तो संलग्न रोग कौन सा है? लिंग संलग्न, बताइए। 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो वर्णनदता है। क्या है? वर्णनदता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ा जाए। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आयु के दौरान प्रारूपिक वार्षिक वृद्धि में श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन करता है? बच्चा औसतन 2 इंच यानी कि 5.2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ता है। बच्चे के वजन में औसतन 3 पौंड यानी 1.4 किलो प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। इस पूरी अवधि के दौरान हम उम्र साथियों में कुछ शारीरिक भिन्नताएं नजर आती हैं। फेंट वेडस की संख्या बढ़ती है, जो कि बच्चे के सामान्य मांसल दिखावट में सहायक होती है। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आयु के दौरान प्रारूपिक वार्षिक वृद्धि की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो श्रेष्ठ व्याख्या क्या करेगा? बच्चा औसतन 2 इंच यानी 5.2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। एक टोडलर को पॉपकॉर्न व नट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं देने चाहिए? क्योंकि ये बच्चे की भूख को बिगाड़ देते हैं, आसानी से अंतःचूषित हो जाते हैं, बहुत कम भोजन मूल्य रखते हैं, दांतों में सड़न उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? एक टोडलर को पॉपकॉर्न का व नट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं देने चाहिए? क्योंकि यह आसानी से अंतःचूषित हो जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक क्या है? एडिनो वायरस है, रोटा वायरस है, राइबो वायरस है या राइनो वायरस है? तो क्या होगा भाई? बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक क्या है? तो सबसे सामान्य कारक है रोटा वायरस। क्या है? रोटा वायरस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो किसको किया जाता है? पल्मोनिक सिटिनोसिस को, या एओर्टिक स्टेनोसिस को, या टेट्राजिक
ऑफ फ्लेट को या कोरेस्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा को। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो किसको किया जाता है भाई? बताइए जल्दी से आप लोग, किसको किया जाता है? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को किया जाता है। किसको किया जाता है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 को आईवी इन्फ्लुएंसन की कौन सी जटिलता पल्स एडिमा या हृदयाघात का कारण बन सकती है? तो कौन बन सकती है भाई? इन्फिल्ट्रेशन या परिसंचरण, अधिभार, संक्रमण, पायरोजेनिक क्रियाएं। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। आईवी इन्फ्यूजन की कौन सी जटिलता पल्स एडिमा या हृदयाघात का कारण बन सकती है? तो कौन बन सकती है भाई? तो ये बन सकता है परिसंचरण, अधिभार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सी धमनी घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाती है? तो कौन सी धमनी है जो घुटने, कौन सी धमनी है जो घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाती है भाई? क्या फीमोरल है, पाल्टियल है, या डार्सेल्सियस पेडिस है, या टिबियल धमनी है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? निम्न में से कौन सी धमनी घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाती है? तो घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाने वाली कौन है? तो पालिटियल है। कौन है? पालिटियल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी धमनी अग्नाशय को रुधिर पहुंचाती है? अब अग्नाशय को रुधिर कौन पहुंचाती है भाई? तो बाईगैस्ट्रिक है, या स्पेलेनिक है, या हिपैटिक है, या दाईगैस्ट्रिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी धमनी अग्नाशय को रुधिर पहुंचाती है? तो कौन सी वो धमनी है जो अग्नाशय को रुधिर पहुंचाती है भाई? तो पहुंचाती स्पेलेनिक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? स्पेलेनिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए भाई, क्वेश्चन हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, इस बात को तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं सर समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब इतना फास्ट चल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे ना। नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया बात? नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है, तो कौन सा नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है? क्या यकृत नहीं है, फेफड़े, त्वचा, बिक्र? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है, तो नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग कौन सा नहीं है? तो 56 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। सीक परीक्षण किसकी जांच की जाती है? क्या टीबी की, डिप्थीरिया की, पोलियो की, या कुष्ठ रोग की? या क्वेश्चन किया गया है अगले ही क्लास में या सुबह ही क्लास में हम लोग पढ़े हैं इसको ना। तो इसको बता दीजिए आप लोग कि सीक परीक्षण से किसकी जांच की जाती है? तो सीक परीक्षण से जो जांच की जाती है वो किसकी की जाती है? तो डिप्थीरिया की जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। मनुष्य के वृक्क में पथरी होने का मुख्य कारण है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम अल्सिनेट, या कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम फास्फेट? यह क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया इसी क्लास में भाई। यह क्वेश्चन को हमको लग रहा है कि हम लोग किए हैं कि सुबह में किए थे इसको। इस क्वेश्चन को 58 नंबर को सुबह में किए थे क्या? मनुष्य के वृक्क में पथरी होने का मुख्य कारण क्या है? तो पथरी होने का मुख्य कारण जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहनों, अगर क्वेश्चन आप लोगों को कुछ रिपीटेड मिल जाए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चाहे एक ही क्लास में दो, एक आध दो क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है। वो हम लोगों का रिविजन एक तरह से समझिए कि हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे मत आप लोग घबराइएगा कि सर कुछ रिपीटेड, दो तीन क्वेश्चन रिपीटेड हो गए थे, तो इससे नहीं घबराना है वन। हो सके तो मैं लिखते ही वक्त या तो ठीक से नहीं लिख पाया हूँ, या तो जो टाइप कर रहे हैं महाशय वो टाइप करने में उसको कॉपी करके डाल दें, तो यही हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक आध दो क्वेश्चन तो आप लोग एडजस्ट कर सकती है ना, कि नहीं कर सकती है? मस्तिष्क आवरण ड्यूरामेट व एरेक्नाइड के बीच पाई जाने वाली गुहा कहलाती है।
तो कौन सी गुहा कहलाती है? क्या एपिड्यूरल गुहा, सबड्यूरल गुहा, सब एरेकानाइड गुहा या न्यूरल केनाल? राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मस्तिष्क का आवरण ड्यूरामेंटर व एरेकानाइड के बीच पाई जाने वाली गुहा कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? तो यह कहलाती है सबड्यूरल गुहा। क्या कहलाती है? सबड्यूरल गुहा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए सीमा देवी जी, गलत हुआ क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 59 आपने गलत किया, एक कमेंट करके बताएंगे आप कि 59 नंबर क्वेश्चन सर मुझसे गलत हुआ या सही हुआ। संगीता पटेल जी आप भी बताइए 59 नंबर क्वेश्चन को। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी बहन कमेंट कीजिए तो 59 नंबर क्वेश्चन को आपने गलत किया क्या? रश्मि सोम जी बहन, रूपा विश्वकर्मा जी, कनिका चौहान जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, सारी बहनें कमेंट करें। प्रीति कुमारी जी बहन आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि 59 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ, और लिख करके बोलिएगा कि सर क्वेश्चन ये नहीं, आप लोग लिख देती हैं गलत हुआ। अब गलत हुआ तो कौन सा गलत हुआ? सही हुआ। तो हम क्या समझेंगे? अरे भाई आप लोग लिखिए कि सर क्वेश्चन नंबर 59 मेरा सही है, इस तरह से लिख दीजिए कि मेरा सही है, मेरा सही हो गया। चाहे क्वेश्चन नंबर 59 यानी 50 नंबर सर गलत हो गया ना, गलत हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिखेंगे तब ना हम जानेंगे किस क्वेश्चन का बता रही हैं। बस लिख दीजिए कि सही हो गया, गलत हो गया, तो क्या समझेगा आदमी? आप ही लोग बताइए क्या समझेगा? कोई समझने वाला क्या समझेगा? आप ही लोगों को मैं लिख दूं कि यहाँ पे हाँ सही है, सही है, तो सही है क्या समझेंगे आप लोग? सही है। अरे भाई उसको बताया जाएगा ना कि इसका सही ऑप्शन नंबर 20 सही है, क्वेश्चन नंबर 59 है। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे तब ना समझेगा आदमी। इतना तो आप लोग करती नहीं है, लेकिन शांति वाजपेयी जी है वही ये सब करती हैं बेचारी, लेकिन वो भी इस समय लापरवाही थोड़ा बहुत कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लापरवाही करें, लापरवाही करें। जिस दिन ये मिल जाएंगी ना उस दिन का कान उन सब काट देंगे, और काट करके बिनका इनको कान का कर देंगे। तो ये जान जाएंगे कि सर तो कान भी काटते हैं क्या भाई? सबका कान काटते हैं कि सिर्फ संगीता पटेल का कान काटते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए। तो वीर्य में शुक्राणु का मुख्य ऊर्जा पदार्थ है। वीर्य में शुक्राणु का मुख्य ऊर्जा पदार्थ कौन है? क्या है? ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, प्रोटीन है या गैलेक्टोस है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए वीर्य में शुक्राणु का मुख्य ऊर्जा पदार्थ जो है तो क्या है? मुख्य ऊर्जा पदार्थ तो फ्रक्टोस है ना। क्या है? फ्रक्टोस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम लोग 46 मिनट में 60 क्वेश्चन किए हैं भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर भाई ध्यान से चलते हैं, पढ़ते चलिए, क्वेश्चन को एकदम उड़ाते चलिए। सिस्टोसिल का अर्थ है, सिस्टोसिल का अर्थ है, तो सिस्टोसिल का अर्थ क्या है भाई? मूत्राशय में तरल पदार्थ का एकत्रित होना, मूत्राशय का नीचे की ओर खिसकना, मूत्राशय का संक्रमण होना या मूत्राशय का एंट्रापी होना। बताइए सिस्टोसिल का अर्थ है, तो सिस्टोसिल का अर्थ क्या है भाई? तो सिस्टोसिल का अर्थ जो है मूत्राशय का नीचे की ओर खिसकना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है? क्या मुख्य घटक है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या खनिज लवण है? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है? तो बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक कौन होगा? बताइए जल्दी से। तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं ना हो रहा है सीमा देवी जी बहन आपका? आप तो गई थी बिहार एग्जाम देने के लिए, एग्जाम तो पेपर आपका अच्छा गया। चलिए भाई इसमें तैयारी कीजिए, उत्तर प्रदेश वाले भाई यूनियन में इसको भी आप लोग तैयारी कीजिए, इसको भी निकाल लेना है, ठीक ना। मैं बहन कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके कम समय में, जितना से हो सके कम समय में आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ, ठीक ना। कम समय 1 से 1.5 घंटे में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन दे दूँ ना। 100 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगी बहन, उसको रिवीजन कर लेंगी। 100 क्वेश्चन डेली आप लोगों के सुबह में हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन शाम को, 200 क्वेश्चन के नियर अबाउट हम लोग तैयार करते हुए चल रहे हैं। पीछे की क्लासें आप लोग रिवीजन करते चलिए, आगे की क्लासें को देखते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों की इस क्लास में आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, ठीक ना। आप लोग लेकिन ऐसा करेंगी नहीं ना भाई विभाजी बहन, आप तो ऐसा नहीं करेंगी, ठीक ना। आपको बस केक खाना है, खा करके चुपचाप पटा जाइए, हम लोग को पूछिए उछिए मत। केक तो आप खा रही हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। केक खाने से अनपच कर देगा, नुकसान कर देगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग का हिस्सा आप खाई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, तो हम लोग को दे देना चाहिए था ना, लेकिन देंगी नहीं आप, हम लोग को समझ में आ गया।
खा जाइए। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ लगभग लगभग 4 किलो ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है भाई? निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ है जो लगभग 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन है? क्या वसा है, या विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है, या खनिज लवण है? तो राइट आंसर क्या होगा 63 नंबर का? तो 63 नंबर का तो होगा कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सभी का आसान था, ये तो सभी लोग आप लोग कर लेंगे ना, ये तो आप लोगों के लिए आसान था। जो थोड़ा टफ रहता तो आप लोग नहीं कर पाते, तब ना आप लोगों का कान पकड़ के हम मारते। लेकिन अब सारी बहनें हमारे क्वेश्चन सही कर रही है भाई। 80+ जा रहा है नंबर, तो एकदम समझिए कि एकदम परफेक्ट जा रहा है नंबर आप लोगों का। 80+ ही रहने दीजिएगा। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है भाई? हमारी बहन है बीबा जी, चंद्रकला देवी जी। बहन आपको नहीं समझ में आ रहा है। रश्मि सोम जी, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्लास में एब्सेंट हो रही हैं, लेट आती हैं क्लास में। क्यों ऐसा करती हैं रश्मि सोम जी बहन? क्यों ऐसा करती हैं? लेट क्यों आती है? आपको मारना पड़ेगा क्या हमको? बताइए। मार खाएंगी रश्मि सोम जी बहन। शिशुओं के लिए एक सामान्य मानवमिति माप है, तो कौन है? खड़ी ऊंचाई, लेटी लंबाई, बैठने की ऊंचाई, लेटी हुई ऊंचाई। राइट आंसर क्या होगा? शिशुओं के लिए सामान्य मानवमिति माप है, तो मानवमिति माप क्या है भाई? बताइए। शिशुओं के लिए सामान्य मानवमिति माप क्या है? तो सामान्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, लेटी हुई लंबाई होगा ना। क्या होगा? लेटी हुई लंबाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 चलिए क्या दिया है? एच फाइलोरी संक्रमण में किसके अतिरिक्त अभिसत्य है? एच फाइलोरी संक्रमण में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं? तो किसके अतिरिक्त भाई सभी सत्य हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तिहरी चिकित्सा द्वारा उन्मूलित होता है, यूरिएज एंजाइम का निर्माण करता है, माल्टोमा ट्यूमर कारित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा? एच पाइलोरी संक्रमण में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं? तो किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, ये पूछा है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो किसके? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किसके? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अतिरिक्त जो है सभी सत्य हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का मतलब 66 वृक्क से संबंधित कार्य नहीं है। तो वृक्क से संबंधित कार्य नहीं है, कौन से नहीं? कि पीएच का नियंत्रण, रुधिर दाब नियंत्रण, उत्सर्जी पदार्थों का नियंत्रण, एंटीबॉडी का निर्माण। तो वृक्क से संबंधित कार्य नहीं है। तो वृक्क से संबंधित कार्य कौन से नहीं है भाई? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा एंटीबॉडी का निर्माण होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी का निर्माण होगा। हमारा राइट आंसर होगा यही। क्या है जो वृक्क से संबंधित कार्य नहीं है? क्या? एंटीबॉडी का निर्माण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को बोलते हैं 67 हेपेटाइटिस बी वायरस BHBV की वाहक अवस्था कैरियर अवस्था है। तो कौन सी? 3 माह की है, 9 माह की, 4 माह की, जीवन भर? हेपेटाइटिस बी वायरस की वाहक अवस्था कैरियर अवस्था है, तो कब तक है भाई? 3 माह है, 9 माह है, 4 माह है, या जीवन भर है? तो हमारा राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर जीवन भर की होगा। क्या होगा? जीवन भर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 67। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए। निम्न में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? निम्न में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? क्या डोपामीन है, एस्टिलकोलिन है, या एपिनेफ्रिन है, या ये सभी? तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 68 नंबर यानी 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि निम्न में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण क्या है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का तो डोपामीन भी हो जाएगा, एस्टिलकोलिन भी हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? ये सभी वाला बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 69। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है?
तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है भाई? पर्णाकुंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70, दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 मई को, 1 मई को, 7 अप्रैल को, 12 मई को। राइट आंसर क्या होगा भाई? गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पा आचार्य, और कौन है भाई? रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान जी, रश्मि सोम जी, साक्षी यादव, विक्रम विश्वकर्मा ना, और कौन है? रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, पूनम जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, शुभम नाथ, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी। जल्दी से कमेंट कीजिए। शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, और बीबा जी, रश्मि सोम जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 नंबर का। रश्मि सोम जी कमेंट कीजिए। तो 70 नंबर डाल के लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 इस तरह से लिखिए तो मार देंगे आपका कान सब दिमाग में दुरुस्त हो जाएगा। समझ गई कि नहीं? ये 70 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, इसका आंसर बताइए। रश्मि सोम जी आपको बताना है, बताइए बहन। तो रश्मि सोम जी बता दें, हमारी बहन एक बता दे, वो कौन है भाई इस समय? बता दे। सीमा देवी जी तो ठीक चल रही है, विभा जी भी ठीक चल रही है। चंद्रकला देवी जी आप बताइए। चंद्रकला देवी जी बहन, आप पढ़ने में अच्छी है बहन, हमारी बात को क्यों नहीं मानती हैं? चंद्रकला देवी जी बहन, पढ़ने में अच्छी हैं आप, खूब मेहनत कीजिए, जरूर आपको एग्जाम को क्रैक कर जाएंगी। आप पीछे क्यों रहती हैं बताइए? आप इतनी समझदार हैं बहन, आपको ऐसे कर रहती हैं, तुमको अच्छा नहीं लगता है ना? तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, जरूर आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। अरे भाई डेली क्वेश्चन करा रहे हैं तो डेली आप क्वेश्चन को करते चलिए, पीछे की क्लास से रिवीजन करते चलिए, एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। मेरी बात को मान लीजिए। क्वेश्चन पूछा है बहन कि दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो कब मनाया जाता है? निम्न पर मनाया जाता है। तो कब पर मनाया जाता है बताइए? क्या 5 मई को, 1 मई को, 7 अप्रैल को, 12 मई को? तो कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये 5 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका किसका गलत हुआ, किसका किसका सही हुआ, थोड़ा बताइए तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 70 डाल के बताइए। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो कौन सा है? मोक, मध्य भाग, पीछे का भाग, या किनारा? कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है भाई? तो पीछे का भाग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 72, क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। क्या दिया है? फोम, क्रीम और जेली गर्भनिरोधक की कौन सी विधि है? तो शारीरिक विधि है, प्राकृतिक विधि है, रासायनिक विधि है, अंतर्गर्भाशयी डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोम, क्रीम और जेली गर्भनिरोधक की कौन सी विधि है? तो फोम, क्रीम और जेली जो एक गर्भनिरोधक की विधि है, इसको क्या कहते हैं? तो ये है भाई रासायनिक विधि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, प्रसव पूर्व माता के को दी जाने वाली टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि प्रसव पूर्व माता को, यानी प्रसव से पहले माता को दी जाने वाली टीटी, यानी टीटी के टीके की 2 खुराक के बीच, यानी 2 खुराकें दी जाती है, उसके बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 1 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, या 4 महीने का? तो कितने महीने का अंतराल होना चाहिए भाई? कितने महीने का? तो संगीता पटेल जी आप तो उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को भाई। तो कितने महीने का होना चाहिए? 1 महीने का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 74 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 74 को। एक प्रसव उत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? तो व्यायाम करने का निर्देश कैसे देना चाहिए भाई? क्या गर्भाशय में समावेश को बढ़ावा देने के लिए, मूत्रपंथ संक्रमण को रोकने के लिए, पैल्विक स्नायुबंध को मजबूत करने के लिए? ऑप्शन डी दिया है पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा?
एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? केवल व्यायाम करने का निर्देश देना चाहिए, बताइए तो। केवल व्यायाम करने का निर्देश कब देना चाहिए? गर्भाशय के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, मूत्र पथ संक्रमण को रोकने के लिए, पैल्विक स्नायुबंध को मजबूत करने के लिए, या पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा 74 नंबर का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ना क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। तो कौन है? स्टेथोस्कोप के भ्रूण के हृदय की आवाज सुनी जा सकती है, कंकाल के लिए कृत्य है, आंखें बंद रहती हैं और शरीर वृद्धि तेज हो जाती है, लाइटनिंग होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा 75 नंबर क्वेश्चन का? क्वेश्चन क्या पूछा है कि भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं। तो होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी है सिवाय। तो कौन है भाई? सभी हैं, लेकिन एक को छोड़ करके। तो लाइटनिंग होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 चलिए भाई, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा पूछ रहा है कि एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय गर्भावस्था, स्थानिक गर्भावस्था, वेस्युलर मोल या हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात। तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा? एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय, देखिए सकारात्मक परीक्षण गर्भावस्था के लिए भी करेगा, स्थानिक गर्भावस्था के लिए, वेस्क्यूलर मोल के लिए, और किसमें नहीं करेगा, किसको छोड़ करके? तो हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17। गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न उदाहरण है। गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। तो किसका है? सक्रिय प्रतिरक्षा का, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, देहद्रवी प्रतिरक्षा का, या हर्ड प्रतिरक्षा का? तो किसका है भाई? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कराया हुआ बताइए संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी बन कमेंट कीजिए इसको। संगीता पटेल जी, सीमा देवी, शांति वाजपेयी जी, और कौन है? चंद्रकला देवी जी, बी बाजी। इसको कमेंट कीजिए। रश्मि सोम जी, आप लोग कमेंट कीजिए, तो जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चन कराया हूँ, क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ। अगर आप लोग, मैं जब लिख करके आप लोगों को दे रहा था टाइप कराने से पहले, जब करा रहा था क्वेश्चन, तो उसमें मैं आप लोगों को लिख करके ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ ना। तो उसी तरह के क्वेश्चन मैं दिया हूँ, आप लोग कर दीजिए। तो अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? तो अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को कहते क्या है भाई? तो गुप्त वृषणता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त वृषणता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 मतलब 79 इसको बोलते हैं। नवजात शिशु में जन्म के समय या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फाइमोसिस कहलाती है, हाइड्रोसेल कहलाती है, क्रिप्टोरेक्डिडिज्म कहलाती है, या ये सभी? तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 79 नंबर क्वेश्चन यानी 79 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? क्रिप्टोरक्डिडिज्म ना। क्या हो जाएगा? क्रिप्टोरक्डिडिज्म ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए, क्या दिया है? गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान
जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है भाई? जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंध, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 80 नंबर क्वेश्चन का? 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। तो जन्म के समय कुशल देखभाल बिल्कुल सही है। जोखिम का शीघ्र पता लगाना, ये भी हो जाएगा। प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंध, तो ये तीनों हो जाएंगे। जब तीनों सही हो रहे तो राइट आंसर हमारा सही हुआ। डी की नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी वाला ना। 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? सफेद या पीले रंग का सफेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लोचिया रूब्रा कहते हैं, लोचिया सेरोसा कहते हैं, लोचिया अल्बा कहते हैं, या ये सभी कहते हैं। मैं आप लोगों को बताया हूँ, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है भाई? वंदना राजभर जी थी उस समय, और हमारी एक बहन थी बीबा जी। शायद आप लोग रही होंगी कि नहीं होंगी। इस तरह से मैं आप लोगों को रंग लिख करके बताया था कि लाल होता है, सफ़ेद होता है, कैसा होता है, मैं लिख करके बताया था। ये लोचिया के बारे में, लोचिया रूब्रा, लोचिया सेरोसा, लोचिया अल्बायल, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 81 नंबर का? तो 81 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोचिया का पीला वाला रंग वाला बताया था कि नहीं बताया था? मैं बताया हूँ, ठीक ना। आप लोग तो पीछे क्लास से रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्या आप लोग देख रही हैं, क्या पढ़ रही हैं। ठीक, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बहन, कोई बात नहीं, मत रिवीजन कीजिए। अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। थोड़ा चाय बना करके पी लीजिए, और चाय बना करके पी करके आप थोड़ा ये दिखाइए कि हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक थाली खाइएगा, खा करके खूब कंबल उम्बल ओढ़ के सो जाइएगा ना। इतना काम हमारी बहनें कर देंगी तो बहुत महान काम कर देंगी, तब ना हम लोग एग्जाम को करेक्ट करेंगे बहन। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा करेक्ट करेंगे ना। पढ़िएगा मत, नहीं पढ़ना है। वाह भाई वाह। आप लोग कौन कौन भाई बिहार एग्जाम, बिहार एनएम का फॉर्म फिलअप किया था? शांति वाजपेयी जी आप नहीं भरी थी क्या? शांति वाजपेयी जी बहन, आप बिहार एनएम का फॉर्म नहीं डाले थी? शांति वाजपेयी जी बहन, आप बिहार एनएम का फॉर्म डाले थी कि नहीं डाली थी? आपसे मैं पूछा था, शायद आप बताई कि नहीं बताई। आपका फीस जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ? एनएम का फीस जमा हुआ कि नहीं? आप इसी क्लास में हमको बताइएगा, आपका फीस जमा हुआ कि नहीं। आप पहले काम इसको कीजिए, आप हमको लिखेंगे सर कि फीस जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ ना। फीस नहीं जमा होगा तब तो दिक्कत है भाई, इस बात को जानिए। फीस जमा हो गया है कि नहीं इसको बताइए आप ना। रश्मि सोम जी आप बताइए फीस जमा किए हैं कि नहीं? रश्मि सोम जी आप बताइए फीस जमा कर दी कि नहीं? भाई मैं डेली आप लोगों को बोलता हूँ भाई, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? फीसिया क्यों नहीं आप लोग जाके जमा कर रही हैं? बंद हो जाएगा सर्वर, बस उस दिन आप लोग को समझ में आ जाएगा ना। ये नहीं कि जा करके कई दिनों से, मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैं आप लोग को 5 मिनट के अंदर आप लोगों को इसका मैसेज आप लोगों को दे दिया था। आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके यहाँ चला गया होगा हमारे तरफ से कि नहीं बहन आप लोग जाके फीस जमा कीजिए ना। जैसे आयोग ने निकाला कि फीस लगेगी, फीस जमा करनी होगी, वैसे ही मैं आप लोगों को 10 मिनट 15 मिनट जितना ही टाइम लगा होगा हमको वीडियो बनाने में, आप लोगों को देने में उतना ही टाइम लगा। लेकिन आप लोग इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ बहन, लेकिन आप लोग हमारी बात को सुन ही नहीं रही हैं कि क्या मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या कर रही हैं। एफिडेविट आपका बना कि नहीं बना बताइए? शांति वाजपेयी जी बन एफिडेविट बना? टाइम नहीं है, जा करके बनवा लीजिए। वहाँ से आप बोले थे आपको कि स्कूल से जाके लिखवा लीजिएगा, पैड पे लिखवाई कि नहीं लिखवाई? कुछ आपको मतलब नहीं है कि सर हम पूछ रहे हैं, चाहे भैया पूछ रहे हैं तो हम कुछ बता दें, इतना तो आपको कुछ ख्याल वाला है नहीं। मत बताइए। माला जिस दिन जाएंगे एग्जाम देने 4 दिन रह जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दौड़ते दौड़ते कोई काम नहीं हो पाएगा आपका, कचहरी में 4 बार दौड़ के जाना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं बनेगा एफिडेविट आपका। और ओरिजिनल बनवाइएगा बढ़िया, थोड़ा दस्खत मोहर लगी हो, उस पर साइन वाइन हुआ हो। फर्जी बना करके सब दे देंगे, 200-300 रुपये लगता है, उसको सोच समझ के बनवाइए जा करके। माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या? 25 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 3 आयरन गोलियां। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लिखवा करके उसको बनवाइएगा ना। एक टाइप करते हैं सब, आप लिखवा करके बनवाइएगा ना कि हमको भैया लिख करके दे दीजिए। किसी वकील को पकड़िएगा, कर देगा, 200-300 रुपये लेगा, और उससे कह दीजिएगा हमारा एफिडेविट बनवा दीजिए, यही दिक्कत हुई है। क्या करना है? एग्जाम देने जाना है ना। 200-300 रुपये लेंगे सब, उससे बेसी मत दीजिएगा, ज़्यादा नहीं देना है, उतना ही में सब कर देते हैं, उतना ही लगता भी है। उन लोगों का फीस उस होता है, फार्म वार्म का सब लेते हैं,
उतना ही लगेगा ना, आपको लिख करके दे देंगे। ऑप्शन क्या दिया है 22। इसको सब काम कर लीजिए बहन, आप क्यों इतना लापरवाही आप लोग करती हैं, इस तरह से आप लोग करती हैं तो हमको बहुत दुखी आप लोग करती हैं। हमारी बहनें इतनी, आप लोग को हर एक काम में एक्सपर्ट होना चाहिए बहन ना, हर काम में आप लोग को। देखिए अब क्लास चल रहा है कि आपसे बात, आपसे कुछ कहूँ, आपको सजेशन दूँ कि आपसे मैं क्लास लूँ। 82, सॉरी आप पढ़िए, क्या दिया बी, 22 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 6 आयरन गोलियां, 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां। ऑप्शन डी दिया है 20 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 8 आयरन गोलियां। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा 82 नंबर का? तो 82 नंबर का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां दी जाती है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे भाई पूछा क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। तो माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक में पैकेज में 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो नील रोग, दस्त रोग, एक्जिमा, पीलिया। तो किस में किया जाता है भाई? तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पीलिया। क्या होगा, किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोथेरेपी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पीलिया में किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। जिन शिशुओं के में समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, अपरिपक्व नवजात होते हैं, परिपक्व नवजात होते हैं, गर्भावस्था के बाद की अवधि वाले नवजात, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। जिन शिशुओं में समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, तो कौन होता है बताइए? तो 84 नंबर का क्या हो जाएगा, अपरिपक्व नवजात हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, अपरिपक्व नवजात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 84 हो गया, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए बहन, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 85 हमारा दिया है कि नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक निम्नलिखित को छोड़कर है। तो कौन है भाई? हाइपोक्सीमिया के साथ पैदा हुए नवजात का पूर्ण जीवन, हाइपोथर्मिया को रोकथाम, हाइपोथर्मिया की रोकथाम, अरे संक्रमण की रोकथाम, या व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक निम्नलिखित को छोड़कर है। तो नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक हैं, लेकिन एक को छोड़ करके। तो इसमें कौन सा है एक को छोड़ करके भाई बताइए? तो एक को छोड़ करके व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसी को छोड़ करके ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीएआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? तो कोई डिप्रेशन नहीं, हल्का डिप्रेशन, मध्य डिप्रेशन, गंभीर डिप्रेशन। क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन को पकड़िए, बता दीजिए। आप लोगों को डिप्रेशन के बारे में बताया था, हल्का डिप्रेशन होगा कि कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कि मध्य डिप्रेशन होगा या गंभीर डिप्रेशन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, जन्म के 5 मिनट बाद एपीजेआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, और स्कोर जो है उसका, अपगार स्कोर जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। अपगार स्कोर कितना उसका दिया है? तो अपगार उसका स्कोर दिया है कितना, 8 है। यह क्या दर्शाता है, क्या कोई डिप्रेशन नहीं है, या हल्का डिप्रेशन, मध्य डिप्रेशन, या गंभीर डिप्रेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कोई डिप्रेशन नहीं ना। क्या होगा, कोई डिप्रेशन नहीं। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर जो है उसका 8। ये भी तो वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भाई, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर हो गया। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़े, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 88,
पढ़िए, शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल तो कौन सा है? इंट्रामडर्मल व वास्टुलैट्रिलस, इंट्रावेनस, सेंट्रल वेनस कैथेटर। राइट आंसर क्या होगा? शिशुओं में हेपेटाइटिस बी टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल कौन सा है? तो सबसे पसंदीदा टीकाकरण जो स्थल है वास्टुलैट्रिलस है। क्या है? वास्टुलैट्रिलस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। हमारे कानों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। क्या है? स्नायुओं, शिराओं, उपस्थियों या हड्डियों। तो किसके द्वारा होगा भाई? 89 नंबर का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपस्थियों के द्वारा। क्या हो जाएगा? उपस्थियों ना मोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 90 को ध्यान दिया जाए। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, एन्युअल और पित्रा, हैमर, कोकली और सिस्टरम, ऑडिटरी बोन, एन्युअल और स्टीरप, हैमर, एनविल और स्टीरप। राइट आंसर क्या होगा? कान के मध्य कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, एनविल और पित्ता। राइट आंसर क्या होगा? 90 नंबर का तो होगा भाई हैमर, एन्युअल और स्टीरप ना। क्या होगा? स्टीरप, हैमर, एन्युअल और स्टीरप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 91, रुक जाइए बहन, थोड़ा सा हमको 10 सेकेंड का समय दे दीजिए, पेपर सही कर लेने दीजिए। शांति वाजपेयी का मैसेज आया था, कमेंट आया था एक बार हमको 1 महीने पहले, 10 दिन 15 दिन पहले, सर पेपर को ठीक से रखा कीजिए, दिखाई नहीं देता है। थोड़ा हम चश्मा उश्मा लगाते हैं तो हम कहेंगे ठीक है बहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है तो कौन करती है? टेंडन, बंधन, कार्टिलेज या एरियोलर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। 91 नंबर का संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, विभा जी, अर्चना प्रजापति, रश्मि सोम जी बहन, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है तो कौन करती है भाई? तो कार्टिलेज करती है, कार्टिलेज करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है तो क्या? ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से। तो यानी किसके जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है भाई? तो किसके जलने से होती है भाई? बताइए। 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ग्लूकोज के जलने से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 93, ऊर्जा का उपयोग करते हुए प्रारूपिक का विघटन कहाँ होता है? बताइए। ऊर्जा का उपयोग करते हुए प्रारूपिक का विघटन कहाँ होता है? प्रारूपिक का विघटन कहाँ होता है भाई? क्या नाभिक में, यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अग्नाशय में? तो कहाँ होता है भाई 93 नंबर का? तो 93 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में श्वसन वर्धक फियोमेलानिन या हीमोग्लोबिन, मेलेनिन या यूमेलानिन है? बताइए। मानव शरीर में श्वसन वर्धक है तो मानव शरीर में श्वसन वर्धक कौन है भाई? तो मानव शरीर में श्वसन वर्धक जो है हीमोग्लोबिन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए बहन, क्या दिया है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95 को, रुक जाइए थोड़ा बहन सेट कर लेने दीजिए। हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 95,
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण या लौह का उपयोजन? तो राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। तो संगीता पटेल जी, रश्मि सोम जी, और कौन है भाई? हमारी चंद्रकला देवी जी हैं, और पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, कनिका चौहान, और कौन है भाई? सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, और संगीता पटेल जी। आप लोग बताइए। तो सहीना परवीन जी, पूनम जी, सभी लोग बताएं तो इस क्वेश्चन को भाई। ये तो आसान क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो तो हमको लग रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। इस आप लोग बताइए भवन, कि आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी क्लास को ख़त्म करने वाले? देखिए 96 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर फास्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा बताइएगा तो शुरू किया जाएगा, और नहीं तो ठीक रहेगा आप लोगों को तो ले लिए भी बताइएगा ठीक है। लेकिन बहन इस बात तो ध्यान दीजिए कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है ना। समय को देखते हुए हमने इस तरह से मेथड अपनाए हैं कि हम लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को, इस क्लास को ख़त्म कर दें, किसी भी क्लास को। जो मैराथन की क्लास हम लोग की है वो 1 से 1.5 घंटे में ही हम लोग की सभी मैराथन रहेगी ना। अब ये नहीं कि हम लोग 3-3 घंटे के मैराथन करेंगे या 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में उसको ख़त्म करेंगे भाई हम लोग। क्यों भाई? सही कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए। स्फेगोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है भाई? क्या हार्मोन क्रिया के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए, आंत का कार्य, रक्तचाप के लिए? तो किसके लिए किया जाता है भाई? 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है भाई? तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रक्तचाप के लिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ भाई? संगीता पटेल जी बताइए, सहीना परवीन जी, राहुल नाथ, और कौन है भाई? राहुल कुमार माठो। आप लोग बताइए गलत तो नहीं हुआ? ये तो गलत नहीं हो जाए। 97 नंबर क्वेश्चन को बताइए। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो कौन करता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या सीरम? तो कौन करता है भाई? कौन करता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा? हम लोग कौन सा किए हैं? 96 किए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 को बताइए आप लोग। तो भाई क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा है? खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो कौन स्कंदन में सहायता करता है भाई? तो प्लेटलेट्स जो है स्कंदन में सहायता करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग बताइए कि किसके कमी होने के कारण, किसके कौन सा रोग होने के कारण प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? बताइए तो कौन सा रोग होता है भाई जो प्लेटलेट्स कम करने लगता है हमारे शरीर से? 98 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। क्या पूछा है कि प्रतिरक्षी बनते हैं तो किससे? लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं तो किस में? लाल अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, या लसिका में? तो प्रतिरक्षी बनते हैं तो किस में बनते हैं भाई? 98 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होता है लसिका में होता है ना। क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा लसिका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ा जाए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 99। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो किसको कर सकता है भाई बताइए तो? किसको कर सकता है? क्या बी या ए बी या ए या ओ, ए बी या बी? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा भाई? कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो किसको कर सकता है भाई? 99 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ए बी या बी को? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी न होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। यहाँ पे देखिए डी दिया है भाई, हम बी लगा दिए थे।
क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ना। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो ए बी या बी वाले वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है ना। तो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है, तो किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है भाई। क्या उत्सर्जन है, रक्त जमाव है, प्रजनन है या वृद्धि है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट करें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 100वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, सभी बहने कमेंट करके बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त जमाव होगा ना। क्या होगा, रक्त जमाव। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए बहन, अब इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक ना, सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी। यहीं पे बहन क्लास को क्या है कि समाप्त किया जाता है। ठीक ना, यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है ना। अगर जिस बहन को रुकना है वो रुक सकती हैं, जिसको जाना है वो जा सकती हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोगों के पास समय हो तो रुक सकती हैं आप लोग। ठीक ना, रुक करके हमको बता दीजिए। कुछ आप लोगों को होमवर्क दे दूं क्या, कुछ आप लोगों को होमवर्क दे दूं, बताइए। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में ना। क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार है तो कैसा है, इसको बताइए। इसकी जांच किससे होती है, इसकी जांच किससे होती है, इसको बताइए। जांच इसकी किससे होती है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। आप लोगों को क्या दे दूं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे दूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कुछ देना चाहता था भाई, मैं क्या दे दूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दूं। शरीर में आयरन का संग्रह होता है। तो आयरन का संग्रह कहाँ होता है, इसको बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, पीपीएच का सबसे सामान्य कारक कारण बताइए। सबसे सामान्य कारण क्या है, पीपीएच का फुल फॉर्म बताइए। ठीक, इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन और आप लोग नोट कर लीजिए, कौन सा आप लोगों को दे दूं। क्या क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं भाई, आप लोग बताइए ना। क्वेश्चन नंबर नोट करके बता दीजिए कि सी एस एम का कार्यक्रम शुरू कब शुरू किया गया ना। कब शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था। ठीक ना, कब शुरू किया गया था, इसको बताइएगा। आप लोग बता दीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन आप लोग तो बताती नहीं है बहन ना, आप लोग बताती नहीं है। चलिए बहन, मैं इसी के साथ अब कहते हैं कि क्या है, टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार की जांच कैसे होती है, 2 क्वेश्चन ये भी हो गया। शरीर में आयरन का संग्रह होता है तो कहाँ होता है, इसको बताइए। पीपीएच का सबसे सामान्य कारण बताइए, पीपीएच का फुल फॉर्म बताइए। सीएसएसएम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, इसको बताइए। इतना क्वेश्चन हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बहन, क्लास को समाप्त किया जाता है। अगर बहन आप लोग को हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए बहन, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा बहन, आकर के तुरंत अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। ठीक ना, तो बहन आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बहन आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन दे दिया हूँ होमवर्क में, इसको कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। पीछे की क्लासें रिवीजन करते रहिए,
पीछे की क्लासें रिवीजन करते रहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, पीछे की क्लासें आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। आप लोग पीछे की क्लासें रिवीजन करते रहिए। और आप लोगों से क्या कहना था भाई, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना था, बस पीछे क्लास आप लोग रिवीजन करते रहिए। कुछ पूछना होगा तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और क्या कहना था, और कुछ तो नहीं कहना था भाई, आप लोगों से बस इतना ही कहना था कि हाँ, खूब मेहनत कीजिए, डेली मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना रगड़ के रिवीजन कीजिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहूँगा, जितना हो सके बन उतना रिवीजन कीजिए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसको हमको जरूर बताइएगा, ठीक ना। क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखने में कोई परेशानी तो नहीं ना हो रही है क्वेश्चन को, अब देखने में कोई परेशानी तो नहीं ना हो रही है, इसको जरूर बताइएगा। नोटिफिकेशन टाइम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नोटिफिकेशन, इसको भी बताइएगा। नोटिफिकेशन टाइम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको बताइएगा कमेंट करके। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, विभा जी, और कौन है भाई, हमारी चंद्रकला देवी जी हैं, और कौन है, शांति वाजपेयी जी हैं, रश्मि सोम जी हैं, ठीक ना। तो बहन आप लोग बताइएगा। चलिए बहन, क्लास को समाप्त करते हैं। बहन क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बहन अगर क्लास हमारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो बहन तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से बहन मैं भी एक मोटिवेट होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्लास कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बहन। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।